सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें आपको दिखाएं। उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो लखनऊ से सामने आ रही है। यहां समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। गोली राकेश रावत नाम के एक लड़के को लगी है। बताया यह जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चली। वारदात लखनऊ के हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट में हुई है। हालांकि घटना के वक्त एमएलसी अमित यादव अपने फ्लैट पर मौजूद नहीं थे। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता कर रही है कि गोली कैसे चली। मौके पर मौजूद लड़कों का कहना है कि गोली गलती से चली। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पुलिस को क्या जानकारी मिल पाई है? जिस वक्त गोली चली फ्लैट पर कौन कौन था और गोली चली कैसे आखिरकार? देखिए, अब तक की जो शुरुआती जानकारी है, जो पुलिस ने अब तक की पूछताछ की है, उसके मुताबिक घटना के वक्त फ्लैट नंबर A201 जो कि लाप्लास अपार्टमेंट हजरतगंज का पॉश इलाका है, मंत्री विधायक एमएलसी इस फ्लैट में रहते हैं, वहां पर ये वारदात हुई है। और ये बताया जा रहा है कि घटना के बाद 5 लड़के बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। सभी ने शराब का सेवन किया था और उसके बाद जब मौके पर एक्सीडेंटल फायर हुआ है तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा उसी को जानने की फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एमएलसी के फ्लैट में फायरिंग का मामला सामने आया है, पुलिस ने पूरी तस्दीक कर ली है। मौके पर डॉग स्क्वाड को लेके जाया गया है, फिंगरप्रिंट्स मौके से उठाए गए हैं ताकि जो बातें लड़के बोल रहे हैं उसका मिलान किया जा सके, साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा सके, उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया जा सके। लेकिन फिलहाल जो 4 युवक हैं जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, जो राकेश रावत नाम के व्यक्ति, बाकी 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है और ये पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है कि राकेश ये घटना किसी दूसरे कारण से तो नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल ये एक्सीडेंटल फायर का मामला। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब वक्त है इस वक्त की 9 बड़ी खबरों का। नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों के पास से मिले सबूत इशारा करते हैं कि वो कुछ बड़ा करने के इरादे से भारत आए थे। आतंकवादियों के मोबाइल चैट और डिजिटल मैसेज से ये खुलासा हुआ है। गुरुवार को नगरोटा में मारे गए 4 पाकिस्तानी आतंकी कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों को जो सबूत मिले हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश पर ये आतंकी 26/11 जैसा हमला करने की फिराक में थे। आतंकी ठीक उसी तरह से पाकिस्तान से कमांड हासिल कर रहे थे जैसे मुंबई हमलों के दौरान हासिल किए गए थे। अपने टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए, गौर से देखिए, इनमें क्या लिखा है। ये वो मैसेज हैं जो आतंकी अपने आकाओं को और उनके आका इन आतंकियों को कर रहे थे। ये मैसेज देखिए, इसे P55 आईडी पर किया गया है। इस मैसेज में लिखा है, कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं। दूसरा मैसेज छोटा है, P1 आईडी पर है, पूछा जा रहा है कहां पहुंचे। एक और मैसेज देखिए, ये P55 आईडी पर है, इसे इस डिवाइस में भेजा गया है। इसमें लिखा है, फिर बता देंगे। ये सभी मैसेज डिजिटल मोबाइल रेडियो से किए गए हैं जिसे पाकिस्तान की कंपनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है। ये मैसेज आतंकी और उनके आकाओं के बीच बातचीत की है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए इतना ही सामान नहीं मिला, आतंकियों के पास से पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी क्यू मोबाइल का स्मार्टफोन मिला है। वायरलेस सेट और GPS डिवाइस भी इस साजिश में पाकिस्तान का हाथ होने का ऐलान कर रहे हैं। सर्विलांस, डिजिटल मोबाइल रेडियो, GPS से पता चलता है कि आतंकियों ने सुबह करीब 2 बजे घुसपैठ की, जिसके बाद ये सांबा पहुंचे और वहां से नगरोटा का रुख किया। आतंकियों के पास से कराची में बनी हुई दवाइयां भी मिली हैं। साथ ही जो जूते उन्होंने पहने हैं वो भी पाकिस्तान में बने हुए हैं। नगरोटा में मुठभेड़ के पीछे मुंबई जैसे आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की और फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश को एक क्लियर मैसेज दिया। जम्मू के नगरोटा में जैश ए मोहम्मद के आत्मघातियों के मंसूबे फेल कर दिए गए। हिंदुस्तान के बहादुर जवानों ने 26/11 जैसा दूसरा हमला होने से रोक लिया। आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए थे और 26/11 जैसा अटैक करने की फिराक में थे। ये डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। शुक्रवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के चीफ मौजूद थे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री को कल के ऑपरेशन के बारे में और इससे पहले मिले इंटेलिजेंस इनपुट्स के बारे में डिटेल जानकारी दी गई। बैठक के बाद मोदी ने जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा,
पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों को मार गिराया जाना और उनके पास बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी का होना ये संकेत देता है कि वो बहुत बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन उनके प्रयासों को एक बार फिर से विफल कर दिया गया। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बहादुरी का परिचय दिया। उनकी सतर्कता की वजह से जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक प्रयासों को निशाना बनाने वाली नापाक साजिश को मात मिली। हमारे सैन्य बल, पुलिस बल, इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया, उनको बधाई मिलनी चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए। नगरोटा एनकाउंटर की एक डिटेल आ गई है और पाकिस्तानी फिदाइनों के मंसूबे फेल कर दिए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 118 लोगों की जान गई। आज से मास्क न पहनने वालों पर दिल्ली में 2000 का जुर्माना लगेगा। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के नोटिफिकेशन पर मोहर लगा दी है, जिसके बाद अगर किसी ने कोविड नियमों को पालन नहीं किया तो आज से 2000 रुपए का चालान कटेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोविड के 5 नियमों का उल्लंघन किया गया तो 2000 रुपए का चालान भरने के लिए तैयार रहना होगा। मास्क न लगाने के अलावा क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर, सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा और तंबाकू का सेवन करने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक दिल्ली में मास्क न लगाने वालों के 4,99,000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। सार्वजनिक जगह पर थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के मामलों को जोड़ दिया जाए तो कुल 5,38,000 से ज्यादा चालान हो चुके हैं। आज से ये सख्ती और बढ़ने वाली है क्योंकि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 6,608 नए कोरोना मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 118 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई। कुल मिलाकर दिल्ली में अब तक कोरोना से 8,159 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। वहीं दिल्ली के निगम बोध घाट पर इतने कोरोना के शव पहुंच रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए अहमदाबाद में कल रात से 57 घंटे का कर्फ्यू शुरू हो चुका है। सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी रात को कर्फ्यू लग गया है। रात 9 बजे से कर्फ्यू लगते ही रास्ते सुन हो गए। जिन रास्तों पर भारी ट्रैफिक रहता था वहां सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां और मोटरसाइकिल दौड़ रही थीं। सड़क पर पुलिस का पहरा था, लेकिन पुलिस ने जरूरतमंदों को कर्फ्यू से छूट दी। बाजार में कर्फ्यू, सड़क पर कर्फ्यू, दुकान बंद, ट्रैफिक बंद, सड़कों पर पुलिस का पहरा। कोरोना से लड़ने के लिए ये अहमदाबाद की तैयारी है। कल रात 9 बजे से जैसे ही कर्फ्यू लगा, सड़कों बाजारों में भीड़ कम हो गई, सड़कें खाली हो गई। लेकिन कर्फ्यू लगने के बावजूद भी कुछ लोग सड़कों पर नजर आए। पुलिस वालों को जब ये मोटरसाइकिल सवार दूर से आता नजर आया तो उसे रोक लिया गया और पूछताछ के बाद ही छोड़ा गया। इस कार को भी पुलिस वालों ने रोका और कोरोना कर्फ्यू में बाहर न निकलने की नसीहत दी। इस कार में दूल्हा दुल्हन सवार थे। पुलिस वालों ने पहले कार को रोका और फिर जाने दिया। अहमदाबाद में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दूध की दुकान और मेडिकल स्टोर छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी है। सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके बाद दिन में दुकान, बाजार और ऑफिस खुल जाएंगे, लेकिन रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रोज कर्फ्यू रहेगा। यहाँ मेरे पीछे आप नज़ारा देखिए, इस तरह के सीन लगातार आपको देखने को मिल रहे थे त्योहारों के टाइम पे भी, और अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितना रश है, कितनी भीड़ है, लोग एकदम लापरवाह हैं और इसी वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ा। गुजरात में अब तक कोरोना के 1,92,820 केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के 12,555 एक्टिव केस हैं और अब तक 3,827 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में 57 घंटे का कर्फ्यू है, तो वहीं गुजरात के 3 शहरों सूरत, वडोदरा और राजकोट में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू चलेगा। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में भी आज रात से नाइट कर्फ्यू है। उज्जैन में मास्क नहीं लगाने वालों को 10 दिन की जेल तक हो रही है। आज रात से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े और फैक्ट्री वर्कर्स को कर्फ्यू से छूट मिलेगी।
जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं होती, एक कर्फ्यू जारी रहेगा। कक्षा 1 से लेकर 8 तक स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 1,88,018 केस सामने आए हैं, जबकि इस वक्त प्रदेश में 9,800 केस एक्टिव हैं। एमपी में कोरोना से 3,129 लोगों की मौत हुई है। एमपी के उज्जैन में मास्क नहीं लगाने वालों को जेल में डाला जा रहा है। उज्जैन प्रशासन ने इसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में टेम्परेरी जेल बनाई है, जहां बिना मास्क के लोगों को 10 घंटे कैद में रखा जा रहा है। मास्क नहीं लगाए थे, इसलिए अब इनको यहाँ से पुलिस पकड़कर जो है वो 10 घंटे की अस्थायी जेल में ले जा रही है। और देख सकते हैं इस तरीके के वाहनों में, और ये अकेले नहीं है, इनसे पहले भी आपको ये 6 से 7 लोग साफ तौर पर दिख रहे हैं, जिन्हें अस्थायी जेल जो है यहाँ पे उज्जैन में बनाई गई है, उन्हें बिठाया जा रहा है। 10 घंटे अस्थायी जेल में रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये तय किया है कि राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। वैक्सीन कब मिलेगी और इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इस बात पर चर्चा की गई। भारत को कोरोना वैक्सीन अगले साल मार्च तक मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें वैक्सीन को सबसे पहले जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके तकनीकी पहलू पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने इस उच्च स्तरीय बैठक की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की और लिखा, भारत की वैक्सीन रणनीति और आगे की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वैक्सीन तैयार होने संबंधी जानकारी, वैक्सीन के अप्रूवल और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। आबादी के हिसाब से पहले किसे टीका दिया जाए और उसे तकनीकी प्लेटफॉर्म से जोड़ने, HCW तक पहुंचने, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, संवर्धन जैसे विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। सरकार ने कोविड सुरक्षा मिशन के तहत वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए की मदद दी है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कोरोना वैक्सीन जब भी आएगी, सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और उम्रदराज लोगों को दी जाएगी, उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आएगा। मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कानून विभाग को भेजा है। देश में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम में योगी आदित्यनाथ सरकार शामिल हो गई है। लव जिहाद के खिलाफ कानून का जो शुरुआती ड्राफ्ट बनाया गया है, उसके मुताबिक अगर किसी दूसरे मजहब का लड़का अपनी पहचान छिपाकर किसी लड़की से शादी करता है, उसे धोखा देता है, तो उसे 7 साल तक की सजा होगी। अलग अलग धर्मों के लड़के लड़की की शादी के मामलों की जांच तभी होगी जब किसी एक पक्ष के खून का संबंध रखने वाले सगे संबंधी शिकायत करेंगे। बड़ी साजिश, देश विरोधी एक तरह से कह लीजिए, क्या किया जा रहा है, उसके खिलाफ सख्ती की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु योगी सरकार के फैसले पर तभी जबान में सवाल उठा रहे हैं। बुनियादी बात तो ये है कि जो ये टर्म है लव जिहाद, यही अपने आप में काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल है, इसको बदलना चाहिए। बीजेपी शासित राज्य तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बना रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां इसका विरोध किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी पर तीखा अटैक किया। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, लव जिहाद देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बीजेपी का बनाया गया एक शब्द है। विवाह निजी आज़ादी का मामला है और इसे रोकने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये कानून किसी भी कोर्ट में नहीं टिकेगा। आगरा में शुक्रवार की शाम एक महिला डॉक्टर निशा सिंघल की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त ये हत्या हुई, उस वक्त डॉक्टर के 2 बच्चे भी घर पर मौजूद थे। हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। 38 साल की डॉक्टर निशा सिंघल डेंटिस्ट थी। शुक्रवार शाम घर में उनकी हत्या कर दी गई। उनका गला चाकू से रेता गया था। डॉक्टर निशा ने टीवी ठीक कराने के लिए रिपेयरिंग बॉय को फोन किया था। शिवम नाम का युवक टीवी ठीक करने मौके पर पहुंचा था। वारदात के वक्त निशा सिंघल का बेटा और बेटी घर पर मौजूद थे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने घायल निशा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हम लोगों ने 3 टीमें अभी बनाई है
CCTV फुटेज और अन्य चीज़ों की मदद से, सर्वेलांस की मदद से हम लोग जल्द ही इस पूरे घटना का खुलासा भी करेंगे। हत्यारा महिला डॉक्टर के घर में लगे CCTV कैमरों की DVR निकाल कर ले गया है। पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। 4 देशों की मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा फेज कल खत्म हो गया। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने चीन, पाकिस्तान को अपना दम दिखाया। आखिरी दिन भारतीय नौसेना के MiG-29 KS और अमेरिकी नौसेना के F-18S लड़ाकू विमानों ने एक साथ युद्धाभ्यास किया और लक्ष्य को निशाना बनाया। MiG-29 KS ने INS विक्रमादित्य पोत से उड़ान भरी, वहीं अमेरिका के जंगी जहाज F-18 लड़ाकू विमानों ने निशाने को भेदा। मालाबार एक्सरसाइज में इस बार भारत, अमेरिका और जापान की नेवी के अलावा ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी जुड़ी और इस तरह समुद्र में सबसे ताकतवर साझेदारी एक साथ नजर आई। इस अभ्यास को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किया गया और पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी साफ संदेश दिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए हिंदुत्व को लेकर ओवैसी ने क्या विवादित बयान दिया।